कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रोए। इस प्रकार के मयंक जी, उनका जन्म बिजनौर के मोहल्ला चाशीरी में बीटीसी स्कूल के सन्मुख गली में एक किराए के मकान में, वर्तमान में जहां डॉक्टर ब्रजबीर सिंह का क्लिनिक है, उसके सामने गली में निवास करने वाले सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती दमयंती देवी के बड़े पुत्र स्वर्गीय निशिपाल सिंह पोस्ट मास्टर एवं श्रीमती संतोष देवी के घर 27 सितंबर 1970 को द्वितीय पुत्र के रूप में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मयंक पाल सिंह रखा गया। प्यार से घर में सभी लोग बिल्लू कहकर पुकारते थे। यह परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें चाचा, चाची, बुआ सहित 12 सदस्य निवास करते थे। परिवार बहुत ही अनुशासित, धार्मिक आस्था वाला, शांति प्रिय परिवार था, जहां बाबा जी का कड़ा अनुशासन था और आपस में झगड़ा करना तो दूर की बात, ऊंची आवाज में बात भी कोई नहीं कर सकता था। मयंक पाल जी की कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा आर्य समाज विद्यालय व दयावती वीरा नर्सरी स्कूल बिजनौर में तथा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर में हुई। तदुपरांत बीएससी एवं एमए इकोनॉमिक्स वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर से किया। पढ़ाई में आप औसत विद्यार्थियों में शामिल रहे और 55% के आसपास अंक पाते रहे। परिवार से मिला अनुशासन और धार्मिक आस्था के कारण ही इनकी प्रवृत्ति एक अनुशासन प्रिय और धार्मिक बालक की थी और इन्हीं विचारों के कारण अल्प आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने लगे। 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक नियमित शाखा लगाने भी लगे। बाद में वर्धमान कॉलेज में प्रवेश लेने पर 1987 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए, जिला प्रमुख भी बने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। मयंक जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। संपर्क करना, संपर्क से संबंध बनाना और संबंध बनाकर व्यक्ति को संगठन के काम में लगाना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। उनके विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद ही बिजनौर में विद्यार्थी परिषद के काम को गति मिली। 1989 व उसके बाद विद्यार्थी परिषद के विभिन्न कार्यक्रम जैसे जिला अभ्यास वर्ग, जिला सम्मेलन, शैक्षिक समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन आदि का मयंक जी के प्रयास से बिजनौर में सफल आयोजन हुआ। कॉलेज में चलने वाली रैगिंग को अच्छा नहीं मानने के कारण एक बार इन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत रैगिंग लेने वाले कॉलेज से बाहर के एक व्यक्ति को जबरन रैगिंग करने से रोका ही नहीं, उसकी पिटाई भी कर दी। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले लाल चौक पर तिरंगा फहराने को लेकर श्रीनगर कूच में बिजनौर नगर से मयंक जी के नेतृत्व में 7 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेने गए। कश्मीरी विस्थापितों के बिजनौर जिले में प्रवास के दौरान विस्थापितों की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने एवं उनकी सहायता करने का काम बहुत ही सक्रियता से मयंक जी ने किया। वर्ष 1997 में संघ में सहनगर कारवा बने। उसके पश्चात सन 2000 में नगर कारवा, उसके बाद जिला प्रचार प्रमुख, सह जिला कारवा और विभाग प्रचार प्रमुख के दायित्व पर रहे। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश को दी गई भूमि को लेकर हुए आंदोलन, राम सेतु रक्षा आंदोलन में हमने मयंक जी के साथ भागीदारी करी। इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग, प्रांतीय और राष्ट्रीय अधिवेशन सहित कई कार्यक्रमों में भी हमारा और उनका मिलना जुलना रहा। मयंक मयूर जी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान और समर्पित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसी दौरान विभाग के प्रचार प्रमुख बने, जिसमें प्रचार विभाग के माध्यम से जनपद बिजनौर में अनेक नए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संघ कार्य में अनवरत लगे रहने के कारण और एक प्रचारक की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेकर
शामली विस्तारक के रूप में चले गए, लेकिन परिवार के दबाव में वापस आए। फिर भी प्रचारक की भांति जीवन जीते रहे। माताजी के आग्रह पर 2011 में 40 वर्ष की आयु में विवाह के लिए सहमत हुए। श्रीमती सरोज सिंह जी के साथ इनका विवाह हुआ, जिन्होंने बीमारी के समय वर्ष भर बहुत सेवा की। जीभ के पिछले भाग में एक छाला काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। जब तकलीफ ज़्यादा हुई और भोजन अटकने लगा तो जुलाई 2022 में स्थानीय होम्योपैथिक वैद्य जी, ENT एलोपैथिक डॉक्टर सभी को दिखाया। 3 माह में भी जब छाला ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने बायोप्सी की राय दी। 26 सितंबर को एम्स में बायोप्सी और MRI कराया गया, जिसमें 1 अक्टूबर को कैंसर कन्फर्म हुआ और परिवार के बड़ों को न बताकर स्थानीय चिकित्सकों के साथ सभी विकल्पों पर विचार किया गया। सर्जरी, कीमो, रेडिएशन के विकल्प को वो अपनाने को तैयार नहीं थे। इसलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन, तिब्बती, आयुर्वेद, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया गया। बीच में कई बार लाभ होता दिखाई दिया, पर शरीर कमज़ोर होता चला गया और वो एलोपैथी को टालते रहे, समय मांगते रहे, जैसे कि उन्हें अपनी मृत्यु के समय का आभास हो गया था। परिवार के बहुत दबाव में उन्होंने किसी तरह 17 अगस्त की सुबह को जाने की हामी भरी, परंतु सुबह फिर मना करने लगे। तब बड़े भाई गिरवर ने अधिक दबाव डाला तो बोले, नहीं मानते तो चलो भाई, जय श्री राम। और वहाँ से एम्बुलेंस तक गोदी में लाते लाते एक हठ योगी की तरह प्राण त्याग गोलोक के लिए प्रस्थान कर गए और छोड़कर चले गए अपनी यादें और ना भरने वाला रिक्त स्थान। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हमारा मन करता है कि नहाना चाहिए, हमारा शरीर कहता है नहाना चाहिए, पर हमारा मन करता है नहीं चले जाएंगे, बिना बात चले जाएंगे। बस तभी जाना है कि काम काफी जोर से लेकर के जानी है, पता चला कि हमारा मन कहता है में विजयदशमी के बाद हम शहर से 20 कार्यकर्ता और अपने मोहल्ले से 5 कार्यकर्ता अयोध्या के लिए मेंग जी के साथ निकले। पहले हम बालावाली पहुंचे, बालावाली से ट्रेन पकड़कर हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचकर किसी तरह छुपते छुपाते हम मैनावा गांव पहुंचे। मैनावा गांव में हम गोपनीय रूप से 20 दिन रहे। 20 दिन रहने के बाद हम वहां से अयोध्या के लिए पैदल ही निकल पड़े। किसी तरह छुपते छुपाते हम 30 अक्टूबर को हम अयोध्या में राम मंदिर के पास पहुंचे और वहां जाकर हमने देखा हजारों कार सेवा कर रहे थे। हम भी उनके साथ कार सेवा करने लगे। पहले जो है गोली चली और पहले गोली चली प्लास्टिक की गोली मेरे और मेंग जी की भी लगी। उसके बाद जब देखा उन्होंने, प्रशासन ने देखा कि कार सेवा किसी भी तरह से रुक नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई जो कोठारी बंधु और अनेक कार सेवकों के लगी, जिन्हें उन्होंने वहां से गायब कर दिया। उसके बाद हम सब छोटी छावनी में पहुंचे। छोटी छावनी में पहुंचकर शाम को वहां एक फिर बैठक हुई। बैठक के बाद तय हुआ कि 2 नवंबर को फिर
वहां से सत्याग्रह होगा। किसी तरह हम भजन करते हुए, बैठकर भजन करते हुए, कार सेवा करते हुए राम मंदिर की तरफ को चले। राम मंदिर को चलते हुए हमने देखा कि पुलिस वालों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी और उसमें हमारे सैकड़ों कार सेवक मर गए और उन्होंने किसी तरह उन्हें सबको इधर उधर फेंक दिया। हमने देखा कि सरयू नदी में भी लाशें बह रही थी। उसके बाद शाम को फिर अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ हम अब जो है सब अपने अपने घर वापस जाएंगे और वापस जाकर हम दोबारा फिर किसी और तारीख को तय करेंगे और फिर दोबारा अयोध्या आएंगे। और उसके बाद मेयन जी ने हमें सबको बिजनौर के लिए जाने का आदेश दिया और हम किसी तरह ट्रेन में बैठकर बिजनौर आए। उसके बाद आज हम देख रहे हैं उसी स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन अफसोस हमें यह है कि इसे देखने के लिए आज हमारे बीच मेयन जी नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसी तरह के कार्यकर्ताओं की वजह से आज श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जय श्री राम। आप सभी को मेरी राम राम। मैं आपके समक्ष मयंक जी का एक छोटा सा वाक्य पेश करता हूं। सन 1990 में मयंक जी जब कार सेवा में अयोध्या गए थे, वापसी में बहुत कठिनाई का सामना करके वह मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने ये पूछा कि हमारे बिजनौर के रेलवे कॉलोनी में एक व्यक्ति रहते हैं। तो उन्हें बताया गया कि हाँ, बिजनौर के एक रेलवे में जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं। तब मयंक जी वहां से पैदल हमारे निवास स्थान लगभग 11:30 बजे रात्रि पहुंचे और उन्होंने विश्राम किया और सुबह प्रातः बिजनौर के लिए पैदल ही निकल चले। रेलवे ट्रैक के रास्ते ही बेचारे वो बिजनौर के लिए चले और बोले, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा इतना सहयोग किया। और रेलवे ट्रैक के साथ ही वह बिजनौर के लिए प्रस्थान किया और बिजनौर की तरफ निकल चले। और मैं मयंक जी की आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। श्री मयंक मयूर जी बहुत ही मृदुभाषी और कुशल संगठक थे, जो बिजनौर में एक प्रकार से मैं कहूँ तो चलता फिरता संघ के जो दर्शन अगर करने हो तो मयंक जी को मैं देखता था। विगत कई वर्षों से मैं देख रहा था कि वो संघ को लेकर चिंतित भी थे कि कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय और तालमेल उनका था वो अद्भुत था। उनकी समस्याओं को कैसे दूर करना वो चुटकी भर में कर देते थे। वो बिना दायित्व के ही और बड़े बड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे मयंक जी के प्रति मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने बिजनौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। ये एक संयोग था कि मैं मयंक जी पढ़ाई साथ की, उसके बाद संगठन में भी काम करना शुरू किया। उनको अलग किसी ने जोड़ा, मुझे अलग किसी ने संगठन से जोड़ा, परंतु एक साथ संगठन में काम करना शुरू किया। और संगठन में काम करते करते बहुत सारे ऐसे विषय आए जब मयंक जी की इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और संगठन के प्रति निष्ठा, उसको देखना पड़ा। एक बार एक केस हुआ, लव जिहाद के तहत एक बेटी गई, उसको दूसरे समाज का व्यक्ति लेकर के गया, थाने में आई, पुलिस ने बरामद किया। वो घर जाना चाहती थी। मयंक जी ने एसओ से बात की, बात नहीं बनी। मयंक जी ने कहा कि हम धरना करेंगे, तो अगले दिन एसओ के खिलाफ धरना किया गया। अगले दिन हम लोग नगर पालिका के चौराहे पर पहुंचे, देखा तो वहां और कोई नहीं था, हम 4 लोग थे।
मेरा मन विचलित हुआ। हमने सोचा कि धरना नहीं करना चाहिए, लेकिन मयंक जी ने तय किया कि धरना करेंगे। यदि धरना नहीं करेंगे तो हम सब लोग जो कहकर आए हैं वो हमारी बात खराब जाएगी और उसमें संगठन की बात भी खराब होगी। हमने धरना शुरू किया। धरना शुरू करते ही जैसे ही हम बैठे तुरंत लोग जुटना शुरू हो गए और उस धरने में मयंक जी की मीटिंग थी मेरठ, जिसमें उन्हें जाना था क्योंकि मयंक जी एक फर्म में नौकरी करते थे, जॉनसन एंड जॉनसन। उन्होंने उस धरने के लिए वो मीटिंग छोड़ दी, मीटिंग के साथ ही वो नौकरी छोड़ दी। हम कामयाब हुए, लड़की अपने परिवार में वापस गई। एक विषय और आता है, तुरंत निर्णय कैसे लिया जाता है। राम सेतु के लिए एक धरना करना था, धरना शक्ति के चौराहे पर करना था। वहां जब धरना हम लोग कर रहे थे तो पुलिस आ गई, पुलिस ने आकर घेर लिया। पुलिस धरना खुलवाना चाहती थी। मयंक जी ने तय किया, तुरंत हम 4-5 लोगों को अलग मिले गए और बात की कि तुम लोग जाओ एक रामलीला के चौराहे पर, एक नुमाइश के चौराहे पर, वहां जाकर के धरना देना शुरू कर दो। हम वहां से तुरंत उधर चले गए, वहां जाम लगाया, पुलिस बौखला गई, पुलिस चारों तरफ भागने लगी। तो ऐसे मयंक जी तुरंत निर्णय लेते थे। संगठन के लिए तुरंत निर्णय लेना, संगठन के लिए अपनी नौकरी छोड़ देना, ऐसे ऐसे काम मयंक जी ने किए। राज्यपाल का पुतला फूंकना था। राम मंदिर का जब विषय चल रहा था उस समय राज्यपाल का पुतला फूंकना था, जबकि राज्यपाल का पुतला फूंकना अपराध है, फूंकते नहीं है। लेकिन राज्यपाल ने राम मंदिर के विषय में कुछ बात कही थी, इसलिए पुतला फूंकना था। वो पुतला फूंकने के लिए कोई नहीं आया। मयंक जी ने अकेले राज्यपाल का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और एक संयोग देखिए, राम मंदिर का निर्णय आया, उसके बाद मयंक जी का वो मुकदमा खत्म हुआ। ऐसे मयंक जी थे, निर्णय लेने में तटस्थ, संगठन के प्रति निष्ठावान, संगठन के लिए बात पर अड़ने वाले, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी। ऐसे मयंक जी तुम्हारी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। तुम हमेशा हमारे साथ, हमारी यादों में रहोगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर तुम्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति शांति। मयंक मयूर जी वैचारिक यात्रा के प्रतिबद्ध सिपाही और ध्येयनिष्ठ यात्री थे। वह सिद्धांत प्रिय स्वयंसेवक थे। वह नए नए लोगों को योजना पूर्वक संगठन में जोड़ने के लिए प्रयासरत रहते थे। उनकी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण बेजोड़ था। वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राम जन्मभूमि का आंदोलन उस समय चरम पर था जब मयंक जी संघ के संपर्क में आए। उस आंदोलन के दौरान ही मयंक जी में क्या क्या गुण हैं ये सभी टीम को, संघ के कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को पता लगा। उनकी आयु यद्यपि उस समय बहुत कम थी, 9th के 10th के विद्यार्थी थे, 14-15 साल की आयु थी, परंतु उनके विचारों की जो मैच्योरिटी थी उस समय और जो उनकी पॉजिटिविटी थी वो देखते ही बनती थी। उस समय के सभी आंदोलनों में पूरी सक्रियता से मयंक ने भाग लिया। लगभग 35 वर्ष की अनवरत एक विचार से निष्ठापूर्वक बंधे रहना और उस संगठन में लगातार सक्रिय रहना, ये कार्य बहुत कम लोगों के द्वारा ही संभव हो पाता है। स्वर्गीय श्री मयंक मयूर जी एक ध्येयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और उनकी कार्यशैली स्वयंसेवकों को गढ़ने वाली, कार्यकर्ता को गढ़ने वाली। बड़े अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बिजनौर जनपद में उन्होंने द्वारा निर्माण किए गए। वो कठोर परिश्रमी थे। जहां कहीं सख्त होना पड़ता था तो संघ की मर्यादा के लिए सख्त भी होते थे।
उनका जीवन संघानुकूल जीवन था, उनकी कार्यशैली संघानुकूल कार्यशैली थी। मयंक जी का व्यक्तित्व सदैव समाज के लोगों को प्रभावित करता था और देश काल वातावरण की जैसी भी समस्या आती थी उसके समाधान में वो प्राणपण से जुटते थे। ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता का जाना यह बिजनौर विभाग के लिए अपूर्णीय क्षति है। नगर संचालक मयंक जी से संबंधित एक प्रसंग कैसे उनकी सलाह ने मेरा जीवन बदल दिया। उस समय के तत्कालीन विभाग प्रचारक जी एक बैठक ले रहे थे जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी शाखा चल रही है, तो मैंने कहा कि मैंने ट्यूशन पकड़ लिया है। तो पता नहीं उन्हें कैसा गुस्सा है। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए पैसा ज़रूरी है या संघ कार्य है। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुपचाप घर आ गया। फिर मैं मयंक जी से चर्चा वार्ता के लिए गया कि उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा यह ईश्वरीय कार्य है और प्रचारक जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया, क्या तुम एक ट्यूशन नहीं छोड़ सकते? ईश्वर तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। मैंने उसी समय शाखा शुरू करने का निर्णय लिया ट्यूशन छोड़कर, और उस निर्णय के बाद मैं निरंतर व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति करता गया। मयंक जी जैसे तारे वाले व्यक्तित्व कभी कभी हमें मिलते हैं। भारत माता की जय। श्री मयंक मयूर एक सामाजिक कार्यकर्ता व कुशल संगठनकर्ता के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। एक बार सोशल साइट पर मैंने उनका एक लेख पढ़ा जिस पर मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे समाचार पत्रों में भी लिखा करें। इस पर उन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए कहा कि क्या हम प्रकाशित कर पाएंगे। मैंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की, जिस पर उन्होंने कई आलेख लिखे जिन्हें हमने अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। वैचारिक प्रतिबद्धता के बावजूद श्री मयंक मयूर की सोच बहुत व्यापक थी। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनके निधन से जो रिक्तता आई है उसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। वे अपने नाम और काम की बदौलत लोगों के दिलों में सदैव जीवित रहेंगे। इन पंक्तियों के साथ मैं श्री मयंक मयूर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मामा की पैंट। तो मैं विशाल स्वयं सेवक हूँ श्री राम शाखा का। तो रोज़ शाखा जाया करते थे। तो मैं काफ़ी दिन से जा नहीं पा रहा था, बहन की तबीयत खराब थी, तो मैं रोज़ दिल्ली जाना पड़ रहा था हमें एम्स में। उनकी आंखों का इलाज चल रहा था, रेटिना का। तो भाई साहब का फ़ोन आया एक दिन मयंक जी भाई साहब का कि शाखा पे क्यों नहीं आ पा रहा है। तो मैंने बताया मैं भाई साहब रोज़ दिल्ली जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा वहाँ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने बताया उनको कि दीदी का इलाज चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अपनी रिपोर्ट लेते आना दीदी की। मैं उनको रिपोर्ट दिखाई उनको, तो उन्होंने वो रिपोर्ट के साथ मुझे फिर उस दिन तो मैं दिल्ली चला गया। फिर वापस मुझे TC अग्रवाल जी के यहाँ पे बुलाया। वो इलाज जो वहाँ पे होना था, जिसकी हमें डेट मिलनी थी ऑपरेशन की, वही ऑपरेशन यहाँ पे कराया निःशुल्क। ना कोई पैसे दवाई के देने दिए, ना किसी चीज़ के देने दिए, और इलाज करा के आज भी इलाज दीदी से उनका वहीं से चल रहा है, TC अग्रवाल जी से। दीदी स्वस्थ है। तो एक स्वयं सेवक का कैसे ध्यान रखा जाता है ये मयंक जी भाई सबसे बढ़िया शायद ही कोई जानता है। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं। उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ।